वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे घर पे। और अगर आप पढ़ रहे हैं घर पे तो मैं कैसे मानूं कि आप पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ते हो उसका कमेंट बॉक्स में लिखें, सर आज हमने ये पढ़ा, हमारी ये इसमें दिक्कत रही और ये चीज़ें हमें सब कुछ समझ में आ गया और ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप करके हमें दे दो, ताकि मुझे भी लगता रहे कि आप लोग पढ़ रहे हो और पढ़ाने में मजा आता रहे, अपना कनेक्शन बना रहे। इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग ये काम जरूर करेंगे। और कल मैंने आपको एक काम बताया था कि जैसे ही क्लास शुरू होती है, क्लास शुरू होने से पहले आप क्या करोगे, पुराना रिवाइज करोगे 5 मिनट के लिए, जो आपकी कॉपी थी उसको देखना है और उसके बाद में नई क्लास शुरू करनी है कि जो कि है अपनी क्लास होती है। उसके अलावा आप रिवीजन तो करते ही हैं और कुछ अलग से क्वेश्चंस जो बुक में दिए होते हैं उन क्वेश्चंस को भी लगाने की कोशिश करें, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और बेस मजबूत बना रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में हमने क्या पढ़ा था, कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम का सदिश रूप भी देख लिया था और उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत किया था। और अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन थोड़े से कर लेते हैं ताकि अपना अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाए और सदिश रूप भी दोनों कंबाइनली स्टडी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, फिर क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। लिखिए, एक्स एक्स पर स्थित समान आवेश 2 कूलाम का है, जो कि क्रमशः 0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर पर स्थित है। 4 आवेश दिए हुए हैं जो कि एक्स अक्ष पर 0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। अब ये बोला है कि 2 सेंटीमीटर पर स्थित 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कूलाम के सदिश रूप का है और सदिश रूप की तरह ही सरल करना है। इसलिए एक बार आप जो कल रिवाइज किया था उसके बेस पे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन करें, फिर उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें, उसके बाद मेरा आंसर देखें। चलिए शुरू कीजिए इसको। चलिए अब करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपने देख लिया है, तो मैंने ये भी बोला है क्वेश्चन जब भी करते हो तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर समझें और फिर इसका डेटा लिखें कि क्या क्या दिया हुआ है। अगर आप डायग्राम बना पा रहे हो तो डायग्राम जरूर बनाएं ताकि आपको क्वेश्चन की आउटलाइन समझ आ जाए। तो एक्स अक्ष पर स्थित समान आवेश 2 कूलाम का है। कितने कूलाम का आवेश है? 2 कूलाम का आवेश है, जो कि क्रमशः 0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बलों का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि इसने बोला है एक्स अक्ष, तो ये मैं बना लेता हूं एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर 0 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि 0 सेंटीमीटर मूल बिंदु हो गया। इस मूल बिंदु पर 2 कूलाम आवेश उपस्थित है। इसके बाद यहां से 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और इस 2 सेंटीमीटर पर
आवेश उपस्थित है 2 कूलाम। आवेशों का मान सबका क्या है, एक समान है, और एक समान है इसलिए वो कितना दे रखा है, 2 कूलाम दे रखा है। उसके बाद तीसरा आवेश 4 सेंटीमीटर पर, यानी यहीं से 0 से लेकर के 4 सेंटीमीटर बनाओगे, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा पूरा 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर पर कितना आवेश है, 2 कूलाम। उसके बाद 0 से 8 सेंटीमीटर, इतना ये है उतना ही आगे हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कूलाम आवेश उपस्थित है, और ये बन गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, ये तो हमने बना लिया डायग्राम जो इसके अंदर कह रहा है। बोला ये है कि इस 2 कूलाम पे, इस 2 कूलाम चार्ज पे लगने वाले बलों का परिणामी बल क्या हो जाएगा। और कूलाम का जो नियम है वो ये कहता है कि कूलाम का जो बल है वो सदिश नियम की पालन करेगा। अगर सदिश नियम का पालन करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ दिशा होगी। इसलिए जितने भी आवेश होंगे उन सब का योग जब मैं करूंगा तो कौन सा योग लेना पड़ेगा, सदिश योग। अगर आप बीजगणितीय योग ले लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले ये जो आवेश है इनको मैं यहां बनाने जा रहा हूं। ये जो 2 कूलाम था इसका फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त अवस्था चित्र FBD। और FBD क्या कह रहा है, 2 कूलाम चार्ज पे पहले वाला 2 कूलाम चार्ज, देखो ये धनात्मक आवेश और ये भी धनात्मक आवेश। धनात्मक और धनात्मक के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। धनात्मक और धनात्मक के बीच प्रतिकर्षण होता है, और ये 1 नंबर का मानता हूं मैं, तो 1 नंबर वाला इसको इधर धक्का देगा, ये एक आवेश, ये एक आवेश, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या करेगा, इधर की तरफ धक्का देगा, मतलब इसके ऊपर इसके कारण जो बल लगेगा वो इस दिशा में होगा, धनात्मक x दिशा में। तो इसके ऊपर ये धनात्मक x दिशा में बल लग गया F, किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। क्लियर है? अब देखो ये 2 कूलाम है और ये 2 कूलाम आवेश इसके ऊपर, ये 2 कूलाम और ये 2 कूलाम, ये 2 कूलाम और ये 2 कूलाम आवेश। अब ये 2 कूलाम आवेश धनात्मक, ये भी धनात्मक, दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे, और अगर दोनों एक जैसे हैं तो ये इसके ऊपर इस दिशा में बल लगाएगा, यानी क्या करेगा, इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और जब प्रतिकर्षित करेगा तो चार्ज किधर जाएगा, आवेश इसको इधर धक्का देगा। तो ये अगर 2 नंबर का आवेश है और ये 2 नंबर का आवेश, इसको क्या करेगा, इस दिशा में एक बल लगाएगा जिसका मान है F2। क्लियर है? और अब बचा ये 2 कूलाम आवेश। अब ये 2 कूलाम आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा, ये 2 कूलाम इसके ऊपर बल लगाएगा, तो वो भी कैसा होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, F3 हो जाएगा। क्लियर है? F1, F2 और तीसरा कौन सा है, F3 है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि आता है, स्वाभाविक है कि सर आपने इस 2 कूलाम का बल इस 2 कूलाम के ऊपर तो लगा दिया, लेकिन इस 2 कूलाम का इस पे भी तो लग रहा होगा, इस 2 कूलाम का इस पे भी तो लग रहा होगा, वो तो नहीं लगाया। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा है तो आपका ध्यान नहीं है। ये देखो ये 2 कूलाम इस पे लगाएगा, कोई शक नहीं है, बट ये 2 कूलाम का हमें सिर्फ इसके ऊपर लगने वाले बलों को देखना है। इसके ऊपर इसके अलावा जितने बल है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये 2 कूलाम इसको चाहे धकेले चाहे खींचे, कोई नहीं, कुछ नहीं करना, बट ये 2 कूलाम आवेश इसके ऊपर कितना बल लगा रहा है वो हमें यहाँ पे देखना है। क्लियर है? फिर इसका सेपरेटली इसके ऊपर कितना चार्ज लग रहा होगा, तो इसका सेपरेटली इसके ऊपर कितना बल लग रहा होगा। और आप सोचते होंगे कि सर FPD क्या है, तो फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त अवस्था चित्र होता है, और ये हमें एक देखो इधर, अगर ये जो आवेश था 2 कूलाम का, इस 2 कूलाम के ऊपर लगने वाले बल निकालने थे, तो हमने पूरे चित्र को छोड़ करके एक ही चित्र बना दिया, और इस चित्र के अंदर सिर्फ 3 ही फोर्स लगे हुए हैं, जो फोर्स
फोर्स हमें, जो बल हमें निकालने हैं, और जो निकालने हैं वही लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, अब ये हमारे लिए आसान हो गया। अगर आप F1, F2, F3 का मान निकाल लेते हो तो आपको पता चल जाएगा। और इसका फायदा क्या है, और इसका दूसरा फायदा ये है, ये प्लस एक्स दिशा में है, मतलब आई कैप आ जाएगा इस बल के साथ में। ये माइनस एक्स की दिशा में है, इसलिए इसके माइनस आई कैप आ जाएगा, और F3 के भी क्या आ जाएगा, माइनस का आई कैप आ जाएगा। हमें इससे दिशा भी मिल जाएगी कि किस में कितना बल लग रहा है। अब अगर आप इसका सदिश योग करोगे तो आपको आंसर में मिस्टेक नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलिए अब निकालते हैं F1 बल का मान। F1 बल का मान, और F1 बल कहां से लग रहा है, F1 बल जो 0 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश है वो 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर बल लगाएगा। मतलब कहने का Q1 का मान 2 कूलाम, Q2 का मान 2 कूलाम, Q1 भी 2 कूलाम, Q2 भी 2 कूलाम। K का मान आपको पता है, K क्या होता है, 9 × 10 की घात 9, और K का मात्रक क्या होता है, K का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर। क्लियर है? उसके अलावा आपको दे रखा है R, दूरी चाहिए, और दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 की घात -2 मीटर। क्लियर है? चलिए अगर आपको ये सब कुछ मिल चुका है तो आप कूलाम के नियमानुसार बल निकाल सकते हैं। कूलाम के नियमानुसार, और कूलाम का नियम ये कहता है कि F का मान कितना होना चाहिए, कि Q1 Q2 बटे R²। K का मान 9 × 10 की घात 9, Q1 का मान दे रखा है 2 कूलाम, तो ये हो जाएगा 2 कूलाम, Q2 का मान 2 कूलाम, तो ये हो गया 2 कूलाम, R² यानी 2 × 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? जब इसको आप सरल करोगे और इसकी दिशा अगर दिखानी है तो वो क्या हो जाएगी, आई कैप। कैसी है, आई कैप, क्योंकि धनात्मक अक्ष दिशा को हम प्लस आई कैप लिखते हैं और ऋणात्मक अक्ष दिशा को हम माइनस आई कैप लिखते हैं। तो F1 बराबर, इसको सरल करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 10 की घात 9 × 4 बटे 4 गुणा 10 की घात -4, 4 से 4 कट गया, 10 की घात -4 ऊपर जाएगा, बचेगा क्या, 10 की घात +4, और +4 और 9 कितना होता है, 13, तो 9 × 10 की घात 13 किस में आएगा, न्यूटन के अंदर आएगा। इसमें आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि बल का मान होता है न्यूटन। और इसी के साथ आप लगा दोगे आई कैप कि ये धनात्मक अक्ष दिशा में है, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब अगर आपको दूसरे बल का मान निकालना है, F2 का मान, तो F2 बल के लिए F2 बल का मान निकालोगे तो क्या करोगे, आपको Q1 Q2 का मान तो 2 कूलाम ही लेना है, हर बार 2 कूलाम ही रहेगा, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। Q1 और Q2 के मान यही है, K का मान भी यही है, R का मान बदल रहेगा, और R का मान क्या है, देखो यहाँ पर ये 2 था, और इसके बीच में भी कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 4 और ये 2, तो ये कितना बचा, 2 सेंटीमीटर। कितना बचेगा, 2 सेंटीमीटर। इसलिए आज यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 × 10 की घात -2 मीटर। और जब आप इसको सरल करोगे तो F2 का मान कितना आएगा, 9 × 10 की घात 9, सूत्र लगाते हैं K Q1 Q2 बटे R², और K का मान लिखोगे 9 × 10 की
का मान और Q2 का मान 2 कूलम बटे 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जब आप सरल करोगे इसको तो सरल करने पे आपको वापस यही मान प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आप इसको सरल करके देखना। नहीं आता है तो हम बताएंगे। और ये कौन सी दिशा में है? माइनस का आई कैप दिशा में। कौन सी दिशा में है? माइनस आई कैप दिशा में है। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए और जितना पढ़ाया है उतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे करवा सको इसी क्वेश्चन को। चलिए F2 का मान हमने यहां से निकाला और F2 का मान कितना हो जाएगा? F2 बराबर आ गया 9 गुणा 10 की घात 9 10 की घात 13 न्यूटन। और कौन सी दिशा में लगेगा? माइनस का आई कैप दिशा में। और इसका हो गया समीकरण नंबर 2। अब मान निकालना है आपको F3 का, और F3 भी कौन सी दिशा में है? माइनस आई कैप दिशा में। तो F3 बल के लिए, और जब F3 बल का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? Q1 बराबर Q2 बराबर 2 कूलम दे रखा है और K का मान आपको पता है। और R का मान, R के मान के लिए देखो यहाँ पे 2 कूलम वाला था और यहाँ पे 2 कूलम। इसके और इसके बीच की दूरी होती है R, लेकिन आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये पूरा 8 है और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो ये R का मान कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और ये 6 सेंटीमीटर मान यहाँ पे R के लिए यूज करेंगे तो 6 सेंटीमीटर, और अगर आप मीटर में इसको परिवर्तित करोगे तो 6 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर बन जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो बल का मान क्या हो जाएगा? F3 बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान 2 कूलम, Q2 का मान 2 कूलम, R का मान 6 गुणा 10 की घात माइनस 2। सरल करो क्या आ जाएगा? F3 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 4 बटे 6 गुणा 10 की घात 6 का हो गया 36 और 10 की घात माइनस 4। 9 को और 4 को गुणा करते हो तो क्या आता है? 36। और इस 9 4 से ये पूरा 36 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या? 10 की घात माइनस 9 और 4 13 प्लस का 13 10 की घात प्लस 13 न्यूटन। कौन सी दिशा के अंदर आ रहा है? ये ऋणात्मक अक्ष दिशा में, इसलिए इसको लिख देंगे हम माइनस का आई कैप। क्लियर है? इसको लिख दिया माइनस आई कैप। हमारे पास में F1 का मान आ गया, F2 का मान आ गया और F3 का मान आ गया। तीनों मान हमें मिल चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है? तीनों का सदिश योग करना है। किस तरीके से? जैसा कि आप FBD के अंदर देख पा रहे हो, जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, F1 अलग दिशा में है और उसकी विपरीत दिशा में F2 और F3 है, इसलिए इन दोनों का चिन्ह सेम रहेगा और इसका चिन्ह अलग रहेगा। तो सदिश योग कैसे करेंगे? ये समीकरण नंबर 3 हो गया। F1 F2 तथा F3 का सदिश योग करने पर तो कुल बल क्या हो जाएगा? F टोटल का मान हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। सदिश योग करने का मतलब है कि उसमें दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप कौन सी दिशा के अंदर उसको ले रहे हो। तो Ft बराबर F1 का मान कितना है? 9 गुणा 10 की घात 13 आई कैप प्लस F2 का मान क्या है? ये रहा F2 का मान जो कि है 9 गुणा 10 की घात 13 माइनस आई कैप, और फिर थर्ड वन F3 का मान है 10 की घात 13 माइनस का आई कैप। क्लियर है? ये प्लस का आई कैप
ये माइनस का आई कैप, तो माइनस चिन्ह यहाँ आ जाएगा और ये वाला माइनस चिन्ह भी यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एफ टी बराबर 9 गुणा 10 की घात माइनस 13। चलो डायरेक्टली इसको आप करना चाहो तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक धनात्मक है और ऋणात्मक है और दोनों की संख्या क्या है, समान है, दोनों का परिणाम समान है, परिमाण समान होने के कारण दोनों आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या 10 की घात 13 माइनस आई कैप न्यूटन। और ये क्या दिखा रहा है कि बल का परिमाण कितना है 10 की घात 13, ये बल का परिमाण है और ये जो आई कैप है वो आपको दिखा रहा है दिशा को, और दिशा कौन सी है, निगेटिव ऋणात्मक x अक्ष, ऋणात्मक x अक्ष की तरफ ये बल लग रहा होगा। ये होता है क्या सदिश योग। इस तरीके से अगर आपको दिशा के साथ में बलों का योग करना है तो उसकी दिशा आपको लेनी पड़ेगी। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे नया टॉपिक। और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन के अंदर दिक्कत रहती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना ताकि हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश उपस्थित है, तो उसके किसी भी एक कोने पे या फिर प्रत्येक कोने पे निकालो, चाहे किसी एक कोने पे बोले या प्रत्येक कोने पे बोले, दोनों के अंदर क्या होगा, आवेश का मान वही होगा। क्वेश्चन का बोलने का तरीका अलग है, उसका आवेश का मान आपको बल का मान निकालना है। और यही सेम क्वेश्चन अपने अगले टॉपिक जब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र के में भी ये आएगा और उसमें भी तरीका सेम रहने वाला है। इसलिए उस टाइम पे मैं आपको ये असाइनमेंट भी दूंगा, तो अभी इसको ध्यान से समझ लेना। किसी ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश Q स्थित है, तो वर्ग के प्रत्येक कोने पर विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, इसको वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। उसके बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और फिर मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखें। देखिए इधर क्या बोला है, किसी ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर समान आवेश Q स्थित है, तो वर्ग के प्रत्येक कोने पर विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है आपको, एक वर्ग दे रखा है और वर्ग के लिए आपको पता है चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं समान होती है और भुजा का मान आपको ए दे रखा है, तो ये हो गया ए भुजा वाला वर्ग। अब बोला है कि इसके प्रत्येक कोने पे Q मान का आवेश स्थित है। कितना आवेश स्थित है, Q मान का आवेश, तो ये हो गया Q मान का आवेश। अब बोला है प्रत्येक कोने पर, आप एक कोने पे निकाल लो, प्रत्येक कोने का अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि देखो इधर ये अगर कोना पकड़ते हैं तो इस कोने पे एक तो ये आवेश बल लगाएगा, एक दूसरा ये आवेश बल लगाएगा और तीसरा ये आवेश बल लगाएगा, तो तीनों से इस पे बल लग रहा है। सेम अगर ये वाला आवेश लेते हो तो इस आवेश पर भी एक आवेश ये हो गया, एक बल ये हो गया और एक बल ये हो गया, तो हर एक कोने पर सेम बल लग
आप कोई सा भी एक कोना पकड़ो और उस पे बलों का मान निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगा, किसी भी कोने का बल मिल जाएगा। कैसे करेंगे, मान लेते हैं यह ए बी सी और डी, क्लियर है। तो हम मान लेते हैं हमें सी के ऊपर आवेश बलों का मान निकालना है। माना सी पर स्थित Q आवेश पर लगने वाले कुल बल Ft है। अगर Ft है तो वो Ft किसके कारण होगा, Fb के कारण होगा, Fa के कारण होगा और Fq के कारण होगा। अगर यहां पर A के कारण लिखूंगा तो दूरी क्या है, A है। C पर लेते हैं तो C पर B के कारण दूरी कितनी है, A। C पर D के कारण दूरी कितनी है, A। लेकिन आप अगर C के ऊपर A आवेश के कारण निकालोगे तो दूरी का मान क्या हो जाएगा, और उस समय दूरी का मान होना चाहिए क्या, इसका विकिरण। और इस विकिरण का मान कैसे निकालते हो आप, इस विकिरण का मान पहले निकाल लेते हैं A से C की दूरी। A से C की दूरी निकालोगे तो A से C की दूरी क्या हो जाएगी, AC का होल स्क्वायर। देखो इधर यहाँ पे ये AC है ये वाली, और ये क्या है AB, तो ये हो गई AB, और ये कौन सी है BC, तो ये A B और C। इसका मान A दे रखा है, इसका मान A दे रखा है, इसका आपको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम इसका आसानी से AC का मान निकाल सकते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये कितना बन गया 2A स्क्वायर, और 2A स्क्वायर किसके बराबर है, AC के होल स्क्वायर के बराबर है। तो AC का मान कितना आ जाएगा अपने पास, AC बराबर √2 गुणा A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2 गुणा A, तो ये हो गया √2 गुणा A। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर बलों का मान निकालना है। तो बलों का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C पर A के कारण बल, और इसको मैं बोल देता हूं FA, या फिर F किसके ऊपर है, C के ऊपर है। किसके कारण है, A के कारण, तो बन गया FCA। और FCA का मान निकालने के लिए आवेशों का मान आपको पता है, Q1 और Q2 दोनों समान है। R बराबर क्या लिख देंगे, √2 गुणा A हो जाएगा। R का मान कितना हो जाएगा, √2 गुणा A। अब बल का मान निकालते हैं तो FCA बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, और K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, K गुणा, देखो जब भी आपको बाकी चीजों की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब आपको K की न्यूमेरिकल वैल्यू की भी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए K को आप K ही रहने दें। अगर वो दूसरे सब की न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है तो आपको K की वैल्यू भी न्यूमेरिकली पुट करनी होगी। तो K गुणा Q1 का मान है Q, Q2 का मान भी है Q, R स्क्वायर की जगह है √2 गुणा A का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो FCA बराबर K Q स्क्वायर बटे √2 गुणा A स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 2A स्क्वायर। FCA का मान कितना आ जाएगा, K गुणा 2A, K गुणा Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। अब देखो यहां पर हमें दिशा को प्रदर्शित करना पड़ेगा। ये वाला जो Q बल था वो Q बल कैसा है, धनात्मक, और यहाँ पर Q कैसा है, धनात्मक। धनात्मक और धनात्मक क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब इसकी दिशा इस तरीके से होगी, और ये हो जाएगा FCA, FCA। क्लियर है। और FCA का मान कितना आ गया, ये इसको मैं बोल देता हूं समीकरण नंबर 1। अब C पर
बी के कारण लगने वाला बल, और बल कितना लग रहा होगा, F C के ऊपर B के कारण लगने वाला बल इज इक्वल टू K गुणा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R का मान कितना है इस कंडीशन में, R का मान देखोगे तो कितना मिलेगा आपको, A। तो R बराबर क्या हो जाएगा, A। तो FCB का मान अगर निकालूं तो FCB बराबर K गुणा Q बटे R का A का स्क्वायर। R की जगह पुट कर दो A, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर। क्या बना, K गुणा Q स्क्वायर बटे में A स्क्वायर। K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर, जो कि लग रहा है B के कारण बल किसके ऊपर, C के ऊपर। अब हम निकालते हैं किसका मान, D वाले आवेश के कारण C के ऊपर लगने वाला बल। अगर आप B के कारण लगाते हो तो बल की दिशा क्या हो जाएगी, इस दिशा में बल लग रहा होगा, जो कि क्या है, FCB। कितना लग जाएगा, FCB। चलिए, तो C पर D के कारण लगने वाला बल, और इसके लिए R का मान कितना हो जाएगा, फिर से A ही हो जाएगा। तो F C पर लग रहा है D के कारण K गुणा Q1 गुणा Q2 बटे R स्क्वायर। इसको अगर आप सरल करते हो तो K गुणा Q बटे R की जगह क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। तो क्या बन गया, FCD बराबर K गुणा Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 क्लियर है। तो ये किस दिशा में लगेगा, D के कारण है, तो इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, ये FCD। क्लियर है। अब देखो, मैं FBD बनाने जा रहा हूं, FBD किसका FBD बना रहा हूं, C बिंदु का। ये है हमारा C बिंदु। इस C बिंदु के ऊपर 3 बल लग रहे हैं। एक इधर लगेगा, FCD लग रहा होगा, एक इस दिशा में लगा था जो कि क्या होता, FCB लग रहा है, एक इस दिशा में लग रहा है जो कि कौन सा है, FCA लग रहा है। क्लियर है। ये तीनों बल अलग अलग दिशा के अंदर है। जब आपको इनका योग करना है तो देखो, इस बल की दिशा ये है, और अगर हम सदिश योग करते हैं तो इस बल को उठा के इस बल की जगह रख दो, कोई फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, ये FCD था और ये वाला FCB है, ऐसे रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये x दिशा में है, ये y दिशा में है, तो इसका जब हम सदिश योग करते हैं तो हमारा परिणामी बल किस दिशा में आता है, इस दिशा में आएगा, और वो किसकी दिशा में होगा, FCA की दिशा में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर भी ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री का। और ये दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो दोनों एक दूसरे से 45 डिग्री के ऊपर जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों बलों का योग परिणामी निकालोगे, वो भी किसकी दिशा में होगा, FCA की दिशा में होगा। इसलिए FCD तथा FCB के कारण कुल बल, और वो कुल बल कितना लगेगा, उसको मान लेता हूं मैं FR, F रिजल्टेंट मानते हैं, और FR का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, FCD के स्क्वायर के प्लस FCB के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और अगर ये आता है तो FR का स्क्वायर, FR बराबर अंडर रूट ऑफ FCD और CB दोनों क्या है, बराबर है। देखो, FCD का मान KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, FCB का मान KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए मैं लिख सकता हूं 2 गुणा KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर का होल स्क्वायर।
दो बाहर रहेगा क्योंकि के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये है, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा बचा है, आगे करते हैं। चलो एफ आर आ गया हमारे पास में, तो एफ आर को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा √2 गुणा के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये हमारे पास एफ आर का मान आ गया, जो कि किसकी दिशा में, एफ सी ए की दिशा में। तो नेट बल निकालना है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बल एक ही दिशा में है, इसलिए एफ सी ए को जोड़ देंगे किसके साथ, एफ आर के साथ में, और एफ सी ए को एफ आर के साथ जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, जो कि आप मुझे निकाल के बताओगे कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं आपको निकाल के बताऊंगा। क्लियर है? तब तक के लिए अगर कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट में जरूर बताएं। आगे पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो हमारा अगला लेक्चर रहेगा। थैंक यू।